Hello students. Students, in today's class, we are going to discuss the government of the Indus Valley people. Who the people were who ruled Indus Valley. उनकी गवर्नमेंट कौन चलाते थे, ये टॉपिक है हमारी आज की क्लास का. So students, as we know that the society of the Indus Valley civilization was divided into different number of classes, and those classes were, the first was the priest class. The first was the priest class, that is the पुजारी वर्ग जिसको बोलते हैं, those who related with the religious field. Second class was the warrior class or the guarding class. Guards or warrior class थी second class. Third class was of the traders. थर्ड वो कौन होते थे? ट्रेडर्स थे. और फोर्थ क्लास के अंदर लेबर्स थे, वीवर्स थे, सर्वेंट्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ये फोर्थ क्लास थी. तो ये चार क्लासेस में उनकी सोसाइटी डिवाइड थी. priestly class was there, warrior class was there, warrior or guarding class was there, third was the traders, and fourth was the servant class was there. And the topic is who were the rulers. तो अब इनमें से देखिए स्ट्रेट फॉरवर्डली, लेबर और सर्वेंट्स क्लास को तो हम नहीं बोल सकते कि इन्होंने इंडस वैली को रूल किया होगा, क्योंकि ये तो खुद ही सबऑर्डिनेट्स थे. देयर जॉब वाज टू सर्व द रेस्ट ऑफ द थ्री. तो दिस क्लास वाज नॉट फ्रॉम द रूलिंग क्लास. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट इट इज द प्रीस्ट क्लास. तो अब इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, प्रीस्ट को, वॉरियर को और ट्रेडर्स को. एंड वी विल डिस्कस इन टू अप्रोचेस, हाउ दे कुड बी द रूलर्स एंड हाउ दे कुड नॉट बी द रूलर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द प्रीस्ट. तो प्रीस्ट मींस, जैसे मैंने आपसे बताया, पुजारी वर्ग होता था. तो पुजारी वर्ग का मतलब यहाँ पर ये है कि बिकॉज इन द डिस्कवरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो हमें डिस्कवरी जो रिमेन्स मिले हैं, उसमें हमें एक मदर गॉडेस और थ्री फेज्ड डेटी, मेल गॉड डेटी, थ्री फेज्ड, दैट इज जस्ट लाइक द प्रोटोटाइप ऑफ द लॉर्ड शिवा. जैसे आज के टाइम में हम लॉर्ड शिव की पूजा करते हैं, तो उस टाइम इंडस वैली में हमें एक मेल डेटी की इमेज मिली है, फिगर मिली है, और जिसके थ्री फेज्ड है. तो दैट इज द प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिवा. एंड सेकंड इज द मदर गॉडेस. तो दो मिले हैं हमें, एक मदर गॉडेस मिली है और एक प्रोटोटाइप ऑफ लॉर्ड शिव मिले हैं. दूसरा, इसके साथ साथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, एक्सेप्ट द 8 और द 10 इंपॉर्टेंट साइट्स जस्ट लाइक द हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन और लोथाल एटसेट्रा, ये तो अर्बन सिटीज थी. रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू द रूरल एरिया. और वो एरिया जो बहुत वास्ट एरिया था, वो रूरल एरिया था. कुछ सिटीज थी जो अर्बन थी, जिनके पास प्रॉपर नेटवर्क था, रोड्स का, ट्रांसपोर्ट था, ट्रेड अच्छा करते थे वो लोग, तो वो तो उनकी कुछ साइट्स थी. लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लेस, रेस्ट ऑफ द एरियाज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रूरल एरिया. और इन 8 और 10 साइट्स की वजह से ही अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को. लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया जो था, रेस्ट ऑफ द एरिया, दैट वाज द रूरल एरिया. और रूरल एरिया में स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है कि देयर इज द डोमिनेंस ऑफ रिलीजन. आर्यन सिविलाइजेशन को आप देख लीजिए, जो इसके बाद की सिविलाइजेशन मानी जाती है हिस्टोरिकल पीरियड्स में. तो आर्यन सिविलाइजेशन जो थी, आर्यंस में भी जो लोग वो पहले जो पूजा करते थे, दैट वाज द नेचर वर्शिप, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब नेचर से बिलोंग करते हैं. और नेचर की वर्शिप कौन करते हैं? जो ओपन स्पेसेस में रहते हैं. ओपन स्पेस का मतलब जो विलेज एरियाज होते हैं. अब आजकल के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या डिफरेंट फ्लोर्स हैं, वहां पर तो लोग कंक्रीट की बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो नेचर से इतना नजदीक नहीं है. और इसीलिए जो डोमिनेंस है रिलीजन का, वो नेचर का और रिलीजन का जो डोमिनेंस है वो हमेशा रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, क्योंकि वो नेचर के नजदीक होते हैं एज कंपेयर टू द अर्बन पीपल. तो इस वजह से भी बोला जा सकता है कि जो इंडस वैली के जो रूलर्स थे वो प्रीस्ट थे, क्योंकि वहां पर मदर गॉडेस और लॉर्ड शिवा की फोटो की जो इमेजेस, फिगर्स भी मिली हैं. तो इट सीम्स दैट कि दे कुड बी द प्रीस्ट आल्सो. लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर हम प्रीस्ट बोले तो यहाँ पर टेम्पल नहीं मिले. द प्रॉब्लम इज व्हाट, टेम्पल्स यहाँ डिस्कवर नहीं हुए हैं. पूरी इंडस वैली में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, एक भी बिल्डिंग रिमेन्स ऐसा नहीं है जिसको हम बोल सकें कि इट वाज द रिमेन ऑफ अ टेंपल. सो इन द एब्सेंस, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टेंपल्स रिमेन्स, वी कांट गिव द स्टेटस ऑफ रूलिंग पीपल टू द प्रीस्ट क्लास. तो इस वजह से हम प्रीस्ट क्लास को कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये रूलर्स थे या नहीं थे. मदर गॉडेस की वो पूजा करते थे, ठीक है, और उनकी जो सोसाइटी थी वो भी मैट्रियार्चिकल सोसाइटी थी. मैट्रियार्चिकल सोसाइटी का मतलब कि मात्र सत्तात्मक, जहां पर फीमेल को ज्यादा
डोमिनेशन दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर टेम्पल्स नहीं मिले तो ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट जाता है, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि इंडस वैली के जो रूलर्स थे वो प्रीस्ट थे। तो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वॉरियर्स का और गार्ड्स का। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा था कि जो टूल जो हमें वेपन्स मिले हैं हड़प्पन पीपल के, वो डिफेंसिव वेपन्स हैं, वो ऑफेंसिव वेपन्स नहीं है। अब वेपन्स हैं उनके जिसके अंदर हमारे पास एरोज भी हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं हमें, बोज भी हैं, उसमें एक्सिस है, नाइव्स हैं, लेकिन ये सब डिफेंसिव फॉर्म में है। जो ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं जिसमें ऑफेंसिव दोज पीपल हु बिलीव्ड इन द वॉर लाइक और दोज वर द वॉर लाइक पीपल, इंडस वैली पीपल वर द पीस लविंग पीपल, बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एनी हेलमेट्स और आर्मर्स और शील्ड्स जो बॉडी को सेव करने के लिए, कवर करने के लिए यूज की जाती है वॉर में, वो हमें यहाँ पर नहीं मिली है। Mesopotamian peoples were definitely offensive people, and that's why their tools and their weapons were also of the offensive category. But that weapons which we have discovered from the sites of the Indus Valley, the remains of those weapons, by that we can say that they were the peace-loving people, and rather they believed in what? तो जो इनके जो weapons हैं वो या तो वो hunting में use करते थे या वो guarding purpose के लिए use करते थे, वो war के लिए use नहीं करते थे उनको, क्योंकि कोई war के evidences तो हमें मिले ही नहीं इंडस वैली में, वो तो peace-loving people थे। रादर जब बाद में आर्यंस जब आए हैं सेंट्रल एशिया से, तो दैट बिकम ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हेन दे वर पेनिट्रेटेड बाय द आर्यन ट्राइब्स। तो आर्यंस ने तो इनको आकर डिफीट किया था एंड फोर्स देम टू गो टू द एरिया ऑफ द साउथ इंडिया, एंड देन दे ऑक्यूपाइड द नॉर्थ एरिया। नॉर्थ इंडिया वाज ऑक्यूपाइड बाय द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इंडस वैली के पीपल थे वो वॉरियर नहीं थे, ना तो उनके वेपन्स वो ऑफेंसिव वेपन्स नहीं थे उनके, वो पीस लविंग पीपल थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड स्पेंड इन द हंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग और गेम ऑफ डाइस, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। तो उन्होंने अपना पोटेंशियल, अपने कैलाइवर, अपनी एनर्जी सब कंस्ट्रक्टिव वे में लगाई थी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री मिली है हमें, या वो ट्रेड करते थे। तो अब इसमें इस वजह से हम बोल सकते हैं कि दे वर नॉट द वॉरियर्स, क्योंकि वॉर के कोई इंसिडेंट्स नहीं मिले कि इंडस वैली पीपल ने ये वॉर किया हो, मतलब तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि दे वर नॉट द वॉरियर्स। और मोहनजोदाड़ो से हमें कुछ रूम्स टाइप स्ट्रक्चर मिले हैं जो गार्ड रूम्स थे, तो इस वजह से हम इंडस वैली का जो सेकंड कैटेगरी थी उसको हम वॉरियर बोल सकते हैं या गार्ड बोल सकते हैं, लेकिन ये रूलर्स नहीं थे, क्योंकि उनके टाइम में कोई ऐसी वॉर नहीं हुई है। देन हु वर द रूलर्स? तो वॉर नहीं हुई, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि दे वर नॉट द, इट सीम्स दैट दे वर नॉट द वॉरियर्स आल्सो। तो अब थर्ड कैटेगरी जो बचती है वो ट्रेडर्स की कैटेगरी बचती है, और certain scholars accepted this fact also that the people of the Indus Valley were ruled by the traders। अब जो traders थे, तो traders यहाँ पर एक बहुत influential class बन गई थी। How the traders could become a very influential class? क्योंकि उनके पास एक तो fertile land थी। The land always near to the river is always a very much fertile land। तो fertility यहाँ पर थी। उसके बाद इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैनाल इरिगेशन के साथ ये लोग डैम्स भी बनाते थे, और इरिगेशन बहुत अच्छी तरह से ये लोग अपनी जो क्रॉप्स को करते थे। उसके साथ साथ यहाँ पे रॉ मटेरियल भी बहुत था, तो इस वजह से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ था। और क्योंकि जैसे हम बोल सकते हैं कि लोथल और छानोदारो दो इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं, वहां से हमें बीड फैक्ट्रीज के साइंस मिले हैं। बीड फैक्ट्री जो माला और मोती के मनके की जो माला लोग बनाते थे, तो उसकी हमें फैक्ट्रीज मिली है यहाँ पर। तो जो लोथल जो पोर्ट था इनका, वो एक वेल एस्टेब्लिश पोर्ट था, जहां से ये ट्रेड करते थे फार ऑफ कंट्रीज के साथ, जैसे इसमें मेसोपोटामिया भी था, ईरान भी था, सीरिया भी था। तो इन कंट्रीज से इन लोगों का ट्रेड होता था, और जो लोथल था वहां पर इनका एक डॉकयार्ड मिला है, और लोथाल से जो पर्शियन गल्फ से ये जो ट्रेड करते थे। और एक इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो मेसोपोटामिया का है उर के नाम से, उर। तो उर और मेसोपोटामिया, उर और लोथाल के बीच में ट्रेड होता था, और जहां पर दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन भी हमें मिले हैं, वन वाज गिलमुन एंड वन वाज मकरान। तो यहाँ पर सील्स मिली है मेसोपोटामियंस की भी और हड़प्पन्स की भी। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या देख सकते हैं कि इनका जो ट्रेड था वो इंटरनल ट्रेड भी था और एक्सटर्नल ट्रेड भी था। ट्रेड में ये जैसे गोल्ड था, कोलर माइन से लेते थे, अफगानिस्तान से भी ले आते थे, पर्शिया से लेते थे, सिल्वर, कॉपर, लैपिस लाजुली, बादशाह अफगानिस्तान से लेते थे। तो इनका जो ट्रेड था वो एक अच्छा नेटवर्क था इनके पास ट्रेड का, और लैंड रूट से भी और सी रूट से भी। तो अब ट्रेड से हम लोग इनको, और इसी ट्रेड की वजह से ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस था इनका सोसाइटी में, और एक रिच और पावरफुल रूलर ये बन गए थे। अब रिच और पावरफुल थे, और वॉरियर्स इनके, एंड इट सीम्स दैट दे वर नॉट डोमिनेटेड बाय द वॉरियर्स, दे वर जो
पीपल्स जो थे, यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, इट सीम्स दैट दे वर द रूलर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उन्होंने इंटरनली भी कंट्री को एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि देयर वाज ए कंप्लीट यूनिकनेस एंड सिमिलैरिटी इन द डिफरेंट आर्टिकल्स व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली। उसमें एक रिजेम्बलेंस मिल रही है। तो रिजेम्बलेंस का मतलब एक सेंट्रलाइज्ड रूल था, और वो सेंट्रलाइज्ड रूल कौन दे सकता था? जिसकी एक अच्छी ग्रिप हो नेटवर्क्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, और वो जो पूरी ग्रिप हमें दिखाई देती है वो ट्रेडर्स की दिखाई देती है। क्योंकि ट्रेडर्स में जैसे ये लोग रॉ मटेरियल के इनके पास डिफरेंट सोर्सेज थे। उसके बाद हड़प्पा से हम लोगों को ग्रेनरीज भी मिली हैं। ग्रेनरीज में जिसमें 12 ग्रेनरीज मिली हैं, 2 ब्लॉक्स हैं जिसमें 6 ग्रेनरीज ईच हैं। तो इनके पास जो क्रॉप प्रोडक्शन था, रॉ मटेरियल था, उस वजह से इनके पास प्रोस्पेरिटी थी, इनके पास पावर थी, और ये कंट्री को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इन्होंने प्रॉपर ट्रेड किया, और एक कंट्री को एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी इन लोगों ने दिया। तो इट सीम्स दैट, तो हम यहाँ पर वर्ड सीम्स क्यों यूज कर रहे हैं? हम वर्ड सीम्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की वो अभी तक डेसिफियर नहीं है। तो लेकिन इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद हमें लगता है कि इट वाज नॉट रूल्ड बाय द प्रीस्ट। प्रीस्ट का रूल क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्पल्स नहीं मिले। टेम्पल्स नहीं है तो इसका मतलब प्रीस्ट इनके रूलर नहीं हो सकते। हाँ, उनका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस जरूर था, और वो फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट क्लास के जो सिटीजन्स थे उसमें प्रीस्ट आते थे। सेकंड वाज द वॉरियर। अब वॉरियर हम इनको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कोई वॉर इनके टाइम पे नहीं हुआ, और इनके जो वेपन्स हैं वो भी डिफेंसिव हैं, ऑफेंसिव वो भी नहीं है, तो इसलिए वॉरियर भी नहीं हो सकते। थर्ड जो बचता है वो ट्रेडर्स है, और फोर्थ जो हमने डिस्कस किया लेबर सर्वेंट, दे यूज्ड टू सर्व द रेस्ट ऑफ द थ्री। तो फोर्थ क्लास तो रूलिंग क्लास में हो नहीं सकती। तो इसमें जो क्लास हमारे पास बचती है वो ट्रेडर्स की है, और ट्रेडर्स ही यहाँ पर वेल एस्टेब्लिश्ड थे, जो दूर कंट्रीज तक, जिसमें इवन इंडस वैली की जो सर्कुलर सील्स हैं वो में बहरीन और कुवैत एरिया से भी मिली है। बहरीन में एरिया है रसाल कला, और कुवैत के पास एक एरिया फलीका, वहां से भी हमें, और रोडी हिल्स सिंध से ये लोग चैट और फ्लिंट लिया करते थे। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन था और जो कोऑर्डिनेशन था वो दूर की कंट्रीज से भी था। और उस टाइम में जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो बुलक कार्ट से लोग यूज करते थे, तो इसका मतलब ये पावरफुल क्लास थी जो इतने दूर के एरियाज तक भी, अफगानिस्तान के शौतुगाई और मुंडी गैक तक, और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान का कंप्लीट एरिया कवर किया, तो वहां तक ये लोग इन्होंने ट्रेड किया। तो इट सीम्स दैट इट वाज रूल्ड बाय द ट्रेडर्स। ओके स्टूडेंट्स।